एसिड बेसेस एंड साल्ट, ये हमारा टॉपिक है। एसिड बेसेस एंड साल्ट। तो इसमें करना क्या है कि पहले हम लोग जाने, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन लेते हैं। बीच में बच्चा आ रहा है भाई, थोड़ा सा रुकावट। पूरा ये आ रहा है, मेरे पेज का आ रहा है फिगर। अब आया होगा। हाँ, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और पहले भी बता चुके हैं इसलिए ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि ये चैप्टर के बारे में अगर देखा जाए तो फर्स्टली इसके बारे में फैराडे के द्वारा स्टडी किया गया था एक्वस सॉल्यूशन पे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन को अगर स्टडी किया है कोई साइंटिस्ट कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयन डिसोसिएट होता है, ये सब के बारे में अगर स्टडी किया है तो फैराडे किया था। ठीक है, और एक्चुअली फैराडे ही हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट दिए। फैराडे पहले भी हम बोले थे कि एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, एक्चुअली हम इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी कर रहे हैं, और वही हम बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ बोलो। आज विच हेल्प्स सर इन, वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अच्छा, जो वही जो एक्वस सॉल्यूशन होता है। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, या मॉल्टेन स्टेट में भी रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, है ना? क्या सर? मॉल्टेन स्टेट, पिघला हुआ, जैसे मॉल्टेन स्टेट में नमक को ही मॉल्टेन स्टेट में ले आओ तो उस केस में भी वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये कहना चाह रहे हैं कि फैराडे आयंस का स्टडी किया एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब हुआ कि आयन का स्टडी किया है तो वो ज़रूर इलेक्ट्रोलाइट को ही लिया, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो हम अब जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो आयंस डिसोसिएट करता है वो, और वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन्स आयन। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ का जब एक्वस सॉल्यूशन लें तो वो आयन कंटेन्स करे ही। ये बात पहले हो चुका था ना? हेलो निशांत। हाँ सर, ग्लूकोज। हाँ, जिसमें हम हाँ बोले थे कि ज़रूरी नहीं है कि एक्वस सॉल्यूशन सारा ये इलेक्ट्रोलाइट यानी कंडक्ट करे ही इलेक्ट्रिसिटी को, या आयंस डिसोसिएट हो ही। जैसे आपको एग्जांपल में हम लेते हैं शुगर, हाइड्रोजन कंटेनिंग। हाँ हाइड्रोजन तो है उसमें, हाइड्रोजन होता है सर, लेकिन टूटता नहीं। हाँ डिसोसिएट तो हो नहीं रहा है। तो ये बात हम लोग को जान लेना है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस को हम पानी में डालें तो वो आयंस डिसोसिएट कर ही दे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इफ़ इट इज़ डिसोसिएटिंग आयंस देन व्हाट वी विल से, अगर वो डिसोसिएट कर रहा है आयन तो क्या कहेंगे हम उसको? बोलो। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में आ गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब जैसे तुम देखो शुगर को अगर वैभव कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी आया है वैभव, अभी वैभव लगता है आया सर है। बहुत लोग स्नैप कर रहा है तो सर उन लोग का नहीं हो पा रहा है। तो हम तो जूम से ही हो जा रहा है सीधा सीधा। हम तो लिख ही देते हैं कि सर जूम से भी एरर को दिखाने लग रहा था, तो फिर यहाँ पर
बात हुआ कि शुगर सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ यही चीज़ है वैभव अभी। लेकिन साल्ट सॉल्यूशन को वही तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इसका मतलब साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस which helps in conducting electricity in this aqueous solution are known as electrolyte। तो ये हो गया, दो substances which conduct electricity in aqueous solution are known as electrolyte। अब यहाँ पर बात है कि हम फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे कि because electrolyte dissociates ion in aqueous solution, आयन डिसोसिएट करता है। और हम जानते हैं कि जैसे ही आयन लिखते हैं तो आप Na+ या Cl- ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, चार्ज एटम हो गया ना, यानी ये अपने में चार्ज कैरी कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर वो कोई चार्ज कैरी करे तो वो कंडक्ट करेगा ही इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हो, करंट किसको कहते हो, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे ही जन्म हो गया आयंस का, इसका मतलब चार्ज्ड एटम का, यानी चार्ज का जो कि फ्लो कर रहा है, या माइनस जो कि फ्लो कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिंग, है ना। तो बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ किस रूप में, आयंस के रूप में। आयंस एक तरह से चार्ज कैरियर है, और चार्ज जब फ्लो करने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही। समझ गए, यही अप्रोच है आपका। नेक्स्ट, तब हम आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑल द गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट आयंस। तो स्वाभाविक है, जब आयंस डिसोसिएट करेगा ही नहीं तो हमको कैसे मिलेगा भाई चार्ज। और चार्ज जब मिलेगा ही नहीं, इफ देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज, तो बात ही नहीं उठती है, बात ही नहीं उठती है। हाँ वैभव सही बोल रहे हो कि बात ही नहीं होती है कि करंट बोले हम, क्योंकि करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इफ देयर इज नो चार्ज, नो करंट। तो ये सारी बातों को फैराडे के द्वारा बताया गया था। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी किया, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा चेंज हो जाएंगे, फिर आपको एसिड बेसेस साल्ट्स का जो टॉपिक आता है, तो हम लोग पिछले बार भी देखे थे कि जो एसिड का हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं क्लास 10th में, एक्चुअली वो एरहेनियस एसिड बेसेस कॉन्सेप्ट है। तो फैराडे के द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया, तो उन्होंने बताया कि दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। और याद होगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तरीका, वो हो जाता है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट वीक और स्ट्रॉन्ग, याद होगा वीक और स्ट्रॉन्ग कंसीडर करने का तरीका शायद हम हाँ ये बोले थे कि जैसे रेट ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 100% अगर डिसोसिएट हो जाए तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम NaOH को लेंगे तो इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कम्प्लीटली ये डिसोसिएट हो जाता है ना। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वही जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, यानी जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिलो 1 हुआ, तो देखो यहाँ पर हम रिवर्सिबल साइन लगाए हुए हैं ना, यानी ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है और ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो कंप्लीटली पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन के कारण हम ये सब बातें समझा रहे हैं। तो अब जब बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की, तो एसिड बेसेज एंड साल्ट्स, ये तीनों आपको क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर गौर न करने की बात है कि हम साल्ट्स पढ़ रहे हैं, शुगर नहीं पढ़ रहे हैं।
जैसे एक दिमाग में आता है ना आदमी को कि एसिड का अपोजिट बेस, तो साल्ट का अपोजिट भाई शुगर, लेकिन हम शुगर नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि शुगर इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके ओके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HClO3। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस में आए तो NaOH, इसका दूसरा नाम क्या था याद है? दूसरा नाम यस क्या? सर, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, ओ नहीं, सोडियम, हाँ कास्टिक वो सोडा, KOH का, कास्टिक KOH सोडा, का, कास्टिक सोडा, KOH का। हाँ। और ये हो गया कास्टिक पोटास, CaOH होल 2, ये स्लेक्ट लाइम हो गया। और ये MgOH होल 2, ये आपका हो गया क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वीक। हाँ, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके। नाउ एक हम जानकारी के लिए लिखें, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस समय जानकारी मिलेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा ना, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1, सोडियम ग्रुप 1 में आता है, तो इसका हाइड्रोक्साइड NaOH हुआ, मतलब हाईली है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ गए? सर। हाँ सर दो ग्रुप में किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं? रिएक्टिव नहीं 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 नहीं, सीरीज वो के हिसाब से? एक मिनट, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होता है क्या है, जो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पढ़ते होंगे, एक्सेल एक्सेल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो कॉलम और हाँ रो, हाँ सर, हाँ कॉलम और रो बोलते हो ना, तो कॉलम को यहाँ हम लोग हाँ बोलते सर। हैं, कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और रो 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 को हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का आपको यहाँ KLM, तो मैग्नीशियम ग्रुप 1 और 2 में जो एलिमेंट होगा उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यही हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे सोडियम ग्रुप 1 में है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया। ओके, समझ गए? ये लिखा हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पर एक बात है, ये बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, हम बोले ही ना कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं चैप्टर का। जैसे बेस भी थोड़ा बहुत देख लिए कि बेस, और साल्ट पर थोड़ा अभी बात कर रहे हैं कि इफ़ एनी कंपोनेंट ऑफ साल्ट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साल्ट जब भी बनेगा तो उसमें दो कंपोनेंट होगा, है ना? तो उस दो कंपोनेंट में तुमको चेक करना है कि कोई स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर दो कंपोनेंट में कोई भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप उसको क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, साल्ट में स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, वीक एसिड बोल सकते हैं, वीक बेस बोल सकते हैं, लेकिन साल्ट में स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं बोलेंगे, वीक साल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड इज साल्ट, तो हम चेक करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड दो कंपोनेंट से आया है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। ठीक, ये हम वीक बेस अगर रखते हैं, और ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड से आया है विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी हम बताएं ना कि अगर दो कंपोनेंट में से कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सॉल्ट रिजल्टेंट होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया ये बात? यस सर। हाँ, यस सर। ये काम देगा बाद में, लास्ट जब एंड करेंगे ना चैप्टर को उस समय आपको पड़ेगा ज़रूरत। अब यहाँ पर देखो Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 अगर हम लेते हैं तो अब तुमसे हम पूछते हैं
कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और वीक एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सही बोला, क्योंकि Na2CO3 तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और H2CO3 वीक एसिड हुआ। बस एक कंपोनेंट है ना तगड़ा, बस तगड़ा जो हो गया वही। इसी को देखना ना, बाद में हम लोग बेसिक साल्ट बोलने लगते हैं। अभी हम जो बोले हैं ना स्ट्रॉन्ग, इसी को तुम बोलोगे बेसिक साल्ट। यहाँ पर जैसे बोल देंगे एसिडिक साल्ट, समझ गए, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। ठीक, ओके। तो ये सब है इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग टेंथ में, हम पहले भी बोले कि जो टेंथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन है एसिड का, एक तो जनरल जो बोलते हो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टा होता है, तो वो तो जनरल डेफिनेशन हो गया। लेकिन जब हम केमिकल व्यू अप्रोच लेते हैं, आयनिक व्यू अगर लेते हैं, तो आपका जो डेफिनेशन लिखा रहता है कि इट प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन आयन, वो एक्चुअली एरहेनियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, एरहेनियस कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसे तुम फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन पढ़ते हो ना, रेस्ट एंड मोशन, ज़रा ध्यान देना बात, रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट एंड मोशन अगर देखा जाए तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बात मेरी समझना, क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वर्ड है कि नहीं? यस सर। आप रेस्ट पर्टिकुलरली किसी sir. ऑब्जेक्ट को रेस्ट नहीं बोलते हैं, पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। मोशन भी बोलते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो उसी तरह से एक और साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टन लॉरी, वो उसका कहना था कि एसिड और बेस आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वो हम बाद में चर्चा कभी कर देंगे। अभी हम एरहेनियस को ही लेते हैं जो हमारा टेंथ में है। बस नाम कहीं कहीं चर्चा हो जाता है एरहेनियस, इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है टेस्ट में एरहेनियस वर्ड करके आ जाए क्वेश्चन। ब्रॉन्स्टन लॉरी तो नहीं आने वाला है, लेकिन ये हो सकता है रहे। तो एरहेनियस के द्वारा कहना था कि एसिड्स क्या हुआ कि अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ देता है। और यहाँ पर ये गौर करना है कि H+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाले हो, इसका मतलब वाटर लिए हो, है ना, वाटर लिए हो, क्या जी? यस सर। वाटर लिए हो। यस सर। तो एक्चुअली उसमें H+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डिसोसिएट किया, लेकिन जो परमानेंटली आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, H3O+, हाइड्रोनियम। ठीक बोला, हाइड्रोनियम, यहाँ लिख देते हैं हम, हाइड्रोनियम, है ना। ये स्टेबल हुआ, यानी वो H+ जो है H2O से कंबाइन करके H3O, ये अनस्टेबल, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एरहेनियस का यही कहना था। एरहेनियस इस बात को बड़ा जोर देकर बोला कि अकॉर्डिंग टू एरहेनियस एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच, गौर करो यहाँ पर बात, विच डिसोसिएट्स ओनली एंड ओनली, थोड़ा हम जोड़ देकर लिख दिए हैं, ओनली एंड ओनली H+। यहाँ पर ये भी बात याद कीजिएगा, उसने कहा कि पॉजिटिव आयन में, यहाँ पर गौर करो, ये नहीं कि पॉजिटिव आयन खाली दे दे, कौन दे, पॉजिटिव में भी सिर्फ क्या दे, H+। ये बात गौर कीजिएगा, पॉजिटिव हम लिखे हैं, लेकिन पॉजिटिव में कौन, H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हम अलग से लिख भी दिए हैं कि इफ इट विल डिसोसिएट अदर प्लस आयंस देन दैट सब्सटेंस विल बी कंसीडर्ड साल्ट। शायद हम लगता है ये बोले थे पिछले बार, याद है ये बात? यस सर। बेस में भी वही बात है कि एक्वस सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखो, हियर इज ऑल्सो सेम दैट bases are those substances which dissociate only and only
OH माइनस आयन। जैसे एग्जांपल में तुमको हम दिखाते हैं NaHCO3, यदि इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो देखो क्या क्या डिसोसिएट कर रहा है, Na प्लस H प्लस CO3 2 माइनस। तुम खुद जानते हो NaHCO3 क्या है, सॉल्ट है ना। एसिड सॉल्ट। तो अब अगर इसको तुम डिसॉल्व करते हो पानी में तो वो तो H प्लस डिसोसिएट करता ही है, करेगा ही। तब तो तुम बोल सकते थे कि वो एसिड है, तब तो तुम बोल सकते थे कि एसिड है। लेकिन क्या है यहाँ पर, H प्लस के अलावा एक और चीज़ दे दिया है। क्या दे दिया है, Na प्लस। और एरहेनियस क्या बोला था कि पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ कौन, H प्लस। अगर कोई दूसरा पॉजिटिव दे दिया तो इट विल बी कंसिडर्ड सॉल्ट। समझ में आया? सॉल्ट। समझ, हाँ। जैसे एक और एग्जांपल लिया जा सकता है COHCl, ये बेस का हम ले लिए, बेस। तो यहाँ लग रहा है ना भाई कि OH डिसोसिएट कर रहा है, OH डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन OH के साथ क्या डिसोसिएट कर रहा है, Cl माइनस भी डिसोसिएट कर रहा है। देयरफॉर क्या होगा, COHCl को भी हम क्या कंसीडर करेंगे, साल्ट कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये एक अच्छा बात हुआ कि H प्लस डिसोसिएट करने के बावजूद ये एसिड कंसीडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि H प्लस के अलावा एक और पॉजिटिव दे दिया, सोडियम, है ना, इसलिए इट विल बी कंसीडर सॉल्ट। उसी तरह OH माइनस होते हुए भी बेस नहीं कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि एक और माइनस दे दिया। ओके, तो एज पर एरहेनियस कॉन्सेप्ट वी कैन क्लियरली क्लासीफाई एसिड एंड बेस। एसिड में आपका आ गया HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, COOH, SCN, H2CO3। बेस में अगर देखा जाए तो NaOH, MgOH2, KOH, CH2, NH4OH। क्लियर ये बात? यस सर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिमिटेड, ये बात तो हम कर चुके डिसोसिएशन वाला कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम वीक मानेंगे और इसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशंस हो गया है एरहेनियस का। लिमिटेशन ये हो गया कि ये ज़्यादा जोड़ दिया एक्वस सॉल्यूशन पे, है ना, ज़्यादा ये जोड़ दिया क्या चीज़ पे, एक्वस पे जोड़ दिया। लेकिन आज के डेट में हमको पता है कि एसिड जो है गैसियस स्टेट में भी रहता है। याद है ना एक लिटमस वाला हम लोग जो प्रोसेस किए थे, गैसियस स्टेट में था। तो यस सर। हाँ, तो दिक्कत क्या हो गया कि एरहेनियस बार बार बोल दिया H प्लस डिसोसिएट इन एक्वस, H प्लस डिसोसिएट इन एक्वस। इसका मतलब बिना पानी के उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये लिमिटेशन। दूसरा ये कि उन्होंने कह दिया कि OH माइनस ही बेस होगा, है ना, जो डिसोसिएट करे। तब तो यहाँ एक भयंकर गलती हो गया। तब तो आज के डेट में हम मेटल ऑक्साइड को बेस बोलते हैं ना जी। यस सर। मेटल ऑक्साइड को बेस कहते हैं, कहाँ उसमें OH है ना, OH तो नहीं है। और एरहेनियस तो कह के चला गया कि OH माइनस जो डिसोसिएट करे, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? फाइनली हम ये बोल देते हैं कि एसिड्स, इट इज़ डिफाइंड एज सब्सटेंस विच रिलीजेस वन और मोर हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर वन और मोर हाइड्रोजन आयन से टर्म हमारा आता है, याद करो, बेसिसिटी, याद है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड। हाँ, तो वन और मोर हाइड्रोजन आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट, अगर एसिड हमको प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक। और ये वीक इन नेचर ही होता है। और एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, या हम लोग प्रिपेयर करते हों, वैसे को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग ही नेचर, स्ट्रॉन्ग नेचर में होता है। एक को छोड़ दो, एक एक्सेप्शन है, वो है आपको कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। सर हाँ जी, एक्वस अमोनिया हो रहा है। जैसे कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड हुआ, केमिकल फार्मूला आपका H2CO3 हो गया, और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर अगर हम आए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब जैसे खुद ही हम लिखे इन स्टोमक और गैस्ट्रिक जूस, है ना, तो इस आधार पे नहीं बोल देंगे कि वो पाया जाता है जानवर में, इसलिए ये नहीं, वो तो सेक्रेट हो रहा है एक्स्ट्रा उस रूप में।
और थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन वाली बात हो ही जाती है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ जो है इनऑर्गेनिक, वो है कि कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो HCl में तो कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये भी एक आधार हुआ हमारा। नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है HNO3, और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जानकारी है ही। ये मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएंट एंड फर्टिलाइजर